हाय गाइस, नमस्ते। आज आप लोगों को लाइव नहीं मिल पा रहा हूँ, लेकिन आपकी पढ़ाई खराब ना हो और इसके लिए आपके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है। प्लीज इस लेक्चर को एंजॉय करें। कंटिन्यू कर रहा हूँ उस टॉपिक को जहां पे हम लोग थे। हमने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग जो भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं वो हमारे सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब जो भी हैं बहुत ही क्लेरिकल टॉपिक्स हैं जिनमें छोटी छोटी बातें हमें याद करते हुए चलनी है, जैसे कि रिटर्न्स हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट ऑफ टैक्सेशन वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें हैं, ऑडिट वगैरह है। तो ये सारा पोर्शन अब अपने कवर करेंगे यहाँ पे अपना। क्योंकि बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन की बात यहाँ पे नहीं होगी, तो आज की जो पीपीटी है वो भी बिल्कुल अनलाइक माय स्टाइल, बहुत ही टेक्सचुअल पीपीटी लेके आया हूं, क्योंकि तंग कर देते हैं बच्चे ये कह के कि पीडीएफ शेयर करो, ये शेयर करो। तो मेरी जो पीपीटीज होती है उसका अगर मैं पीडीएफ बना के शेयर भी करूं तो भी आपका कोई काम होने वाला नहीं, बिकॉज मोस्टली उसमें सिर्फ इमेजेस होती है। तो टुडे आई मेड अ पीपीटी which is going to be like your notebook or which is going to be like your study notes। तो इसमें पूरा टेक्स्ट ही रखा है ताकि आपको अपना अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़े। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। जीएसटी मिसलेनियस की जो सीरीज है उसे शुरू करते हैं। आगे के लेक्चर्स ऑफ कोर्स हम लोग लाइव करेंगे जूम पे। आज वाले लेक्चर को प्लीज जरा आप लोग इसी पैटर्न से पढ़ लें। चलिए तो कॉम्पोजिशन लेवी से स्टार्ट करता हूं। मैं कॉम्पोजिशन लेवी के बारे में ही आपको आज बताता हूं, इसके बाद हम रिटर्न्स वगैरह वाली चीज को कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो कॉम्पोजिशन का नाम यूं तो हमने 2-3 बार सुना है और डायरेक्टली हमने कॉम्पोजिशन लेवी को नहीं पढ़ा है, बट डायरेक्टली ना पढ़ते हुए भी कहीं ना कहीं हम कॉम्पोजिशन लेवी के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। हम कॉम्पोजिशन लेवी के बारे में सारी बातें सीख चुके हैं, तो फिर भी उसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आज मैं कॉम्पोजिशन लेवी आपके लिए लेके आया हूं। ओके, तो टॉपिक क्या है कि सर हमारी एक बात थी, हमने एक प्रोविजन सीखा था कि अमीर आदमी को या बड़े आदमी को छोड़ना नहीं है और छोटे आदमी को या कम टर्नओवर वाले व्यक्ति को अननेसेसरी कंप्लायंस का बर्डन में डालना नहीं है। इस तरह की विचारधारा के साथ में जीएसटी के प्रोविजंस को बनाया गया है। इस तरह की विचारधारा के साथ में इनफैक्ट सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के प्रोविजंस को बनाया जाता है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अब अपना टारगेट क्या है कि जिनका टर्नओवर बहुत छोटा है, जो बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी आप उनके ऊपर बर्डन मत डालिए, अननेसेसरी आप उनके ऊपर बर्डन मत डालिए। उनके लिए कुछ ऐसा प्रोविजन रखिए, उनके लिए कुछ ऐसा प्रोविजन रखिए कि एक तो जो उनको ये ब्लैक व्हाइट या ग्रे मार्केट या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसे हम कहते हैं कि भाई कैश में पेमेंट ले लिया, और ये सारी परेशानियों से भी वो दूर हो जाए और उसके साथ साथ उसके ऊपर में कंप्लायंस की बर्डन भी ना आए। यानी कि ये व्यक्ति रजिस्टर्ड तो है लेकिन एक आम सप्लायर की तरह टैक्स पे नहीं करता। जहां एक आम सप्लायर 18%, 28% का टैक्स रेट पे कर रहा है, वहां पे इस कॉम्पोजिशन स्कीम वाले व्यक्ति को एक ऑप्शन दिया जाता है, एक चॉइस दी जाती है कि भाई तुझे बहुत ही नॉमिनल रेट पे टैक्स पे करना है, तुझे बहुत ही कम रेट पे टैक्स पे करना है। बाकी सारे लोग हर महीने रिटर्न भर रहे हैं, तुझे बेटा महीने महीने में रिटर्न नहीं भरना। तू एक काम कर, साल में एक बार रिटर्न भर दियो, साल में एक बार रिटर्न भर दियो। हाँ, क्वार्टरली मुझे थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह फाइल करते रहियो। क्वार्टरली स्टेटमेंट वगैरह भर के मुझे बता देना कि तुम्हारा क्या बिजनेस चला, कैसा बिजनेस चला, क्या तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से टैक्स का अमाउंट वगैरह आ रहा है। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई व्यक्ति 12 बार रिटर्न भरेगा तो 12 बार चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा रहा है और कह रहा है भैया मेरा रिटर्न भरवा दो, 12 बार किसी प्रोफेशनल के पास जा रहा है और रिटर्न भरवाने का काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली खर्चा बढ़ेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ एक बार भरना है तो खर्चा कम हो जाएगा, राइट। इसी के साथ लोअर टैक्स रेट तो साफ साफ अपन ने पढ़ा ही था कि कहां 18%, 28% की टैक्स रेट, और दूसरी तरफ कॉम्पोजिशन वाले के लिए वो टैक्स रेट हो जाती है 1% की। कॉम्पोजिशन वाले के लिए वो टैक्स रेट हो जाती है 1% की। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, आप ऊपर देख सकते हैं, लोअर टैक्स रेट एंड रिड्यूस्ड कंप्लायंस कॉस्ट। ठीक है जी। उसके बाद में एक बॉक्स में अपन ने बात लिखा है कि ये बिल्कुल ऑप्शनल स्कीम है, दिस स्कीम इज टोटली ऑप्शनल। ऑब्वियसली कोई व्यक्ति अगर इस स्कीम को अवेल नहीं करना चाहता है और नॉर्मल तरीके से टैक्स पे करना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर इस स्कीम को अवेल नहीं करना चाहता है
और नॉर्मल तरीके से टैक्स पे करना चाहता है तो सर वो कॉम्पोजिशन को अवेल ना करे और रेगुलर जैसा जीएसटी के पेमेंट का तरीका रहता था उसको फॉलो करे, कोई परेशानी की बात नहीं है। टैक्स पेमेंट अंडर दिस स्कीम इज एन ऑप्शन available to the taxable person. This scheme would be available only to certain eligible persons. ठीक है जी, तो एक तो ऑप्शन वाली बात आई और दूसरी एलिजिबिलिटी वाली बात आई, तो दोनों को एक एक करके उठाते हैं। पहली चीज जो यहां पे आई वो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है, सर आप कह रहे हैं कि ऑप्शनल है, बट सर मुझे एक बात बताइए, कोई भी क्यों इस ऑप्शन को ना ले? सर कोई भी व्यक्ति इस ऑप्शन को स्वीकार क्यों ना करे जब आपको सरकार एक ऑप्शन दे रही है कि भैया तुझे टैक्स 18% की जगह या 28% की जगह सिर्फ 1% पे करना है, तो सर कोई भी व्यक्ति इस ऑप्शन को स्वीकार क्यों ना करे? आप कैसे कह रहे हैं कि ऑप्शनल है? आपको तो सर यहां पे ऐसा कहना चाहिए था कि ये तो सारे लोग ले ही लेते हैं, हर व्यक्ति इसको स्वीकार कर ही लेता है, नोबडी वुड वांट टू लीव अ स्कीम लाइक दिस। बात आपकी कहीं ना कहीं सच है, लेकिन हमें इसको एक दूसरे पहलू से भी समझना है, जिसके लिए हमारा एक डायलॉग है जो आप जानते हैं, जो हम कहते हैं कि भाई खून देगा तो आजादी मिलेगी। यस, ये नियम तो हमें पता है सर, खून देने से ही आजादी मिलती है। खून का मतलब क्या होता है? खून का मतलब होता है आउटपुट पे टैक्स। और आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी का मतलब होता है सर इनपुट पे जो टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट। खून का मतलब होता है सर आउटपुट पे टैक्स, और आजादी का मतलब होता है जो इनपुट पे टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट। यस और नो? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात। तो ये बात हमारी पड़ी हुई है। अब अगर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में जाता है तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि वो नॉर्मल आउटपुट टैक्स पे नहीं करेगा, जो हायर रेट वाला 18-28% वाला जो आउटपुट टैक्स था वो उसको पे करने वाला नहीं है, वो उसके दायरे से बाहर जा रहा है, वो उस चीज के स्कोप से, रेंज से बिल्कुल बाहर चला जा रहा है। क्या आप इस बात से अग्री करेंगे? दोबारा सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम को स्वीकार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी स्वीकार कीजिए कि आप टैक्स नहीं पे करते। अब सवाल है कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने तो बोला 1%। 1% का एक नॉमिनल अमाउंट आपसे चार्ज करा जा रहा है, लेकिन इसे आउटपुट टैक्स के साथ तुलना या कंपैरिजन नहीं करा जा सकता। आउटपुट टैक्स तो वो होता है जब आप फुल फ्लेजेड टैक्स पे करते हैं, जैसे बाकी लोग टैक्स पे कर रहे हैं उतना ही टैक्स आप भी पे करते हैं, तो आपको आउटपुट टैक्स पे करने वालों की कैटेगरी में आएंगे। अगर आप 1% का ये नॉमिनल अमाउंट पे कर रहे हैं तो आप आउटपुट टैक्स पे करने वालों की कैटेगरी में नहीं आते, और अगर नहीं आते तो आपको आजादी भी नहीं मिलती, आपको आईटीसी लेने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। क्या इस बात से अग्री करते हैं आप? जी हाँ सर, बात समझ में आ रही है कि सर अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम को स्वीकार करता हूं तो मेरा आईटीसी लेने का अधिकार जो था वो चला जाएगा। अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम को स्वीकार करता हूं तो मेरा आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने का जो अधिकार था वो पूर्णतः चला जाएगा। दैट्स द रीजन व्हाई मैं कॉम्पोजिशन वाले चैप्टर को आईटीसी वगैरह सब कंप्लीट कराने के बाद पढ़ाता हूं, ताकि आप इस बात को विजुअलाइज कर सके, समझ सकें कि क्यों कॉम्पोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है और क्यों कोई व्यक्ति उसमें शायद ना आना प्रेफर करे, क्योंकि उसे ऐसा है कि भले ही मेरा बिजनेस का टर्नओवर छोटा है लेकिन मेरे इनपुट पे काफी टैक्स लग रहा है और मैं उसका क्रेडिट लेना चाहता हूं, मैं उसके क्रेडिट को फोरगो या त्यागना, फोरसेक करना नहीं चाहता हूं। आई वॉन्ट दिस क्रेडिट, एंड अगर इस क्रेडिट को लेना है तो फिर मुझे नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा, और नॉर्मल टैक्स पे करना है तो फिर ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने का कोई तात्पर्य औचित्य बचता नहीं है। बात आई होप आपको समझ में आ गई। तो सर एक बहुत छोटा टर्नओवर वाला व्यक्ति हो सकता है जो चाहे तो ये कहे कि मुझे कॉम्पोजिशन में नहीं जाना भैया, मुझे पूरा पूरा क्रेडिट चाहिए, इसीलिए मैं नॉर्मल टैक्स पे करूंगा। यानी कि जो अपने गोल्डन रूल्स थे, आपको याद ही होगा आईटीसी के गोल्डन रूल्स आप लोगों ने लिखे थे, क्या थे? आउटपुट पे टैक्स पे करो, इनपुट पे टैक्स का क्रेडिट लो, और इनपुट टैक्स को कभी कॉस्ट का हिस्सा
मत बनने दो एज लॉन्ग एज तुम्हें क्रेडिट मिल रहा है। ठीक है जी, हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। एक और कारण सर, एक और कारण ऐसा भी हो सकता है कि सर क्योंकि ये व्यक्ति सर आउटपुट टैक्स पे नहीं करता, ये टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता, और क्योंकि ये टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता, तो जो व्यक्ति इससे सामान खरीदेगा, जो भी व्यक्ति इससे सामान खरीदेगा, वो भी कहीं ना कहीं सर क्रेडिट नहीं ले पाएगा। आपको अगर अपना आईटीसी चैप्टर याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था ये बात कि आईटीसी लेने की क्या क्या शर्तें होती है। तो वहां पे अपन ने पढ़ा था कि उसके पास में इनवॉइस होना चाहिए, सामान की डिलीवरी हो चुकी होनी चाहिए, टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को हो जाना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। वहीं पे हमने एक बात पढ़ी थी कि परचेजेस जो हैं, अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर से, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सेक्शन 10 के तहत टैक्स पे करता है, आप अगर उससे सामान परचेज करके लेके आ रहे हैं तो उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये डर है, आज समझ लीजिए कि मैं क्लाइंट के तौर पे पाना चाहता हूं टाटा, रिलायंस, बिरला, ऐसी कंपनीज को, तो मुझे पता है भाई ये तो उसी व्यक्ति से सामान खरीदेंगे जो टैक्स इनवॉइस इश्यू करे, जिससे सामान खरीदने के बाद इनको आईटीसी अवेलेबल हो। तो ऐसी सिचुएशन में सर मेरे पास कोई खरीदने सामान आएगा ही नहीं। तो इसलिए भी you may choose not to avail composition, you may choose not to avail composition scheme। I hope आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि कैसे ये एक ऑप्शनल स्कीम है और कैसे इसका नेचर पूर्णतः चॉइस के ऊपर निर्भर करता है, और ये वैलिड चॉइस है। बहुत सारे लोग अगर इफ दे चूज नॉट टू टेक कॉम्पोजिशन स्कीम, देन वी कैन कंसिडर दैट दे हैव मेड अ वाइज डिसीजन। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी की बात है, इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू रुपीज 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि क्या मतलब हुआ इस बात का? सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये हुआ कि अच्छा, अभी मैं अगर आपसे सवाल पूछूं अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जल्दी बताइए। सर अभी चल रहा है 2021, 2021 नाम का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि 1/4/2020 को शुरू हुआ था और 31/3/2021 को खत्म होगा। ओके जी, तो अब इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2021 में मैं कॉम्पोजिशन के लायक हूं या नहीं, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं, ये तय करेगा मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये तय करेगा मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1920। 1920 में अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 1920 में अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए को एक्सीड नहीं करता है, तो फिर मैं एलिजिबल हूं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करने के लिए। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? दोबारा से इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से ठंडे दिमाग से प्रोसेस कर ले। ठीक है, क्या बात कह रहा हूं मैं? अगर आप 2021 में कॉम्पोजिशन अवेल करना चाहते हैं तो आपका 19-20 का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20-21 में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है तो आप 21-22 में कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये कह के कि जी इस साल मेरा टर्नओवर बहुत कम होगा, मुझे पहले से पता है। नो, यू आर नॉट एलिजिबल। आपके पास्ट कर्मों के हिसाब से आपके साथ इंसाफ होता है, आपके साथ न्याय होता है, आपके कर्मों का फल आपको मिलता है। तो इसी तरीके से 19-20 के कर्मों का फल आपको 20-21 में मिलेगा और ये पता चलेगा कि आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। वेरी गुड। फिर क्या है द एग्रीगेट टर्नओवर। अच्छा, जैसे कि अपन ने रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था, आप लोगों को अगर याद हो, नॉर्मल लोगों के लिए 20 लाख रुपए की लिमिट होती है, लेकिन MTMN के केस में, MTMN के केस में ये सारे नाम हैं, तो वैसे ही नाम यहाँ पे भी हैं। MTMN के केस में वो लिमिट 10 लाख रुपए की हो जाती है। यहाँ पे भी वैसा ही देखो, 20 का 10 आधा हो गया। वैसे यहाँ पे 1.5 करोड़ की लिमिट नॉर्मली एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ कुछ जगहों के लिए 75 लाख रुपीस की लिमिट एप्लीकेबल होगी। कुछ कुछ जगहों के लिए ये लिमिट जो है 75 लाख हो जाएगी। कहाँ कहाँ के लिए? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ठीक है जी, यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड,
उत्तराखंड और मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। तो सतनम हो गए, ठीक है जी। सतनाम का नाम होता है सतनाम कर सकते हैं इसको अपने, इनफैक्ट ज्यादा बेहतर रहेगा ये। ऐसे सतनाम, सतनाम जो सच्चा नाम है ना, सतनाम। तो सतनाम में क्या क्या हो गए जी? सतनाम में हो गया सिक्किम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। ऐसे नाम 8 हैं, बट कोड अपना सतनाम बनता है, ठीक है ना। गालियां मत देना फिर कि सर 8 नाम 7 नाम क्या था, कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट्स आर 8 एंड द कोड दैट वी हैव इज सतनाम। बहुत बढ़िया। असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब पहले स्पेशल स्टेट्स में आया करते थे, अब ये लेकिन नॉर्मल 1.5 करोड़ वाली लिमिट में आ गए हैं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि सर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ या फिर 8 स्पेशल स्टेट्स में 75 लाख को एक्सीड नहीं करता है, वो इस साल कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल बन जाता है। इतनी सी बात हमने अभी तक पढ़ी है। जिस किसी भी सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट एक्सीड नहीं करता है, तो वो इस साल यानी कि प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कॉम्पोजिशन के लिए अप्लाई करने को एलिजिबल हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर की बात आई है बच्चों। तो एग्रीगेट टर्नओवर तो मेरा आपको पढ़ाया हुआ है, आपको पता है कि इसमें टैक्सेबल सप्लाईज भी आती हैं, एग्जाम सप्लाईज भी आती हैं, एक्सपोर्ट भी आता है, इंटरस्टेट सप्लाईज भी आती हैं ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ये बात हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी पढ़ चुके हैं, हम आईटीसी के टाइम पे भी पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी आपसे सवाल है कि सर ऐसा कोई इनवर्ड सप्लाई है? आप जानते हैं कि कई सारी सप्लाईज होती हैं जो कि आरसीएम मेथडोलॉजी पे टैक्स होती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे। पिछली क्लास में भी हम बात कर रहे थे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। एक एग्जांपल हम इंश्योरेंस कंपनी का बार बार लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं और ये लोग जो बिजनेस लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को एक सर्विस दे रहे हैं और इसके एवज में उनको पेमेंट मिलता है। तो हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर हो गया वो इंश्योरेंस एजेंट और सर्विस रिसिपिएंट हो गया इंश्योरेंस कंपनी। तो जीएसटी लगना चाहिए था और जीएसटी सप्लायर को गवर्नमेंट को पे करना चाहिए था, लेकिन सप्लायर हैं बहुत सारे एजेंट्स और रिसिपिएंट है इकलौती कंपनी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नियम बदल के कह दिया कि भैया रिसिपिएंट इस केस में टैक्स पे कर दे। मैं एक एक छोटे छोटे अकाउंट के लिए एक एक एजेंट के पीछे भागने को इच्छुक नहीं हूं, मुझे तो भैया सारा टैक्स इंश्योरेंस कंपनी के हाथ से दिलवा दो। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपने भी यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम में जो व्यक्ति आना चाहता है उसने भी अगर कोई इनवर्ट सप्लाईज रिसीव करी है जिसके ऊपर में आरसीएम एप्लीकेबल था, पहला सवाल, क्या उसे टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा? दूसरा सवाल, अगर वो ऐसी चीज पे टैक्स पे करता है तो क्या हम इस चीज को उसके टर्नओवर में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी 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 5 तक गिनता हूं, सोच लीजिए फटाफट। 1 2 3 4 और 5। ओके, तो पहला सवाल जो था कि सर क्या वो इस टैक्स को पे करेगा, वो या फिर वो ये कहेगा कि मैं तो भैया कॉम्पोजिशन वाला व्यक्ति हूं, मैं ये टैक्स नहीं पे करूंगा। आंसर इज उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसका सिंपल सा लॉजिक है, तुम तो जानते हो कि जो व्यक्ति रजिस्टर्ड भी नहीं होता, जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है, उसे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टैक्स तो पे करना पड़ता है। डिपार्टमेंट कहता है भैया रजिस्टर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, रजिस्टर करवा ले और फिर टैक्स भर, क्योंकि तुझ पे आरसीएम की लाइबिलिटी आई है, मतलब तुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम पे आ रहे हैं, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में हमने क्या माफ किया, तुम्हारा आउटपुट का टैक्स माफ किया। इनपुट का टैक्स अगर तुम्हें भरना है तो वो तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा, उसकी कोई फैसिलिटी हम तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था सर? दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि क्या इस चीज को उसके टर्नओवर में ऐड करा जाएगा? तो जल्दी बताओ आंसर क्या होगा।
नो सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आउटवर्ड सप्लाई नहीं है सर, ये तो उसका इनवर्ड सप्लाई है, ये तो सर उसकी इनवर्ड सप्लाई है, ये कोई आउटवर्ड सप्लाई थोड़ी है कि हम इसमें ऐड कर देंगे। ये तो सप्लाई बिल्कुल इनवर्ड वाली सप्लाई है, तो वो खरीद के लाया था। ये तो प्रोविजन ऐसा है आरसीएम का कि व्यक्ति को टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है जी, तो इसको ना तो टर्नओवर में ऐड नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, रेट्स ऑफ कॉम्पोजिशन टैक्स। क्या है कॉम्पोजिशन टैक्स की रेट? तो सीजीएसटी की रेट दी हुई है, एसजीएसटी की रेट दी हुई है। सर यहाँ पे तो नॉर्मली सर आईजीएसटी अमाउंट आया करता था, यहाँ पे तो सर नॉर्मली सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी हम लोग पढ़ा करते थे। तो यहाँ पे सर आपने टोटल टैक्स रेट क्यों लिखा है, आईजीएसटी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर ऐसा ही होता था, सीजीएसटी में अगर 9% है, एसजीएसटी में 9% है, तो आईजीएसटी हम बोल देते थे 18%। बट यहाँ पे आपने 0.5% का सीजीएसटी बोला, 0.5% का एसजीएसटी बोला, और टोटल टैक्स रेट में सिर्फ 1%, टोटल टैक्स रेट में 1% लिख दिया, आईजीएसटी नहीं लिखा। तो ऑब्वियसली डिटेल में आगे आपको इसका रीजन पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर सस्पेंस को अभी हटाना चाहते हो तो सुन लो कि नियम ऐसा है कि सर आईजीएसटी यहाँ पे आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कोई व्यक्ति जो इंटर स्टेट सेल करता हो, कोई व्यक्ति जो इंटर स्टेट सेल करता हो, वो तो सर एलिजिबल ही नहीं है, वो तो एलिजिबल ही नहीं है कॉम्पोजिशन के लिए। और अगर आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर आईजीएसटी का यहाँ पे आने का कोई मतलब होता ही नहीं है। ठीक है जी, तो सिर्फ और सिर्फ कौन लोग कॉम्पोजिशन करवा सकते हैं? सर वे लोग जो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई में डील करते हैं, वे लोग जो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई में डील करते हैं, एक ही सेम स्टेट के अंदर अंदर, तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, मिला के 1% की अमाउंट आ रही है। आइए पढ़ते हैं टैक्स रेट प्रिस्क्राइब क्या क्या है। तो देखो, तीन तरह के व्यापारियों का, बिजनेसमैन के बारे में आप सोच सकते हैं। पहला है जो मैन्युफैक्चरर है, दूसरा है जो कि ट्रेडर है। तो सर मैन्युफैक्चरर भी गुड्स की बात हो गई, ट्रेडर भी गुड्स की बात हो गई, सर सर्विसेज की बात कहाँ होगी? तो सर्विसेज का ऐसा है, हमें थोड़ा सा, मैं यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी के बारे में बताता हूँ किस तरीके से जीएसटी का प्रोविजंस में ये कॉम्पोजिशन वाली बातें आई, और इवेंचुअली तो हम उसे बहुत डिटेल में आज पढ़ेंगे, क्योंकि नई स्कीम्स वगैरह के बारे में भी हम आज बात करेंगे। बट टू जस्ट टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द कॉम्पोजिशन वाला क्रोनोलॉजी, वो ऐसा था कि सर्विसेज को इस कैटेगरी में रखा ही नहीं गया था। किसी सर्विस वाले को कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता, ऐसा ही प्रोविजन कंसीव किया गया था, ऐसे ही प्रावधान को बनाया गया था कि भाई सर्विस वालों को हमें कॉम्पोजिशन का बेनिफिट या कॉम्पोजिशन की स्कीम नहीं देनी है। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। तो कॉम्पोजिशन की स्कीम ही हमें प्रोवाइड नहीं करनी है। यानी कि सर आप लोग जो हैं सर कोचिंग क्लास चलाते हैं, तो आप लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं थे, भले ही आपका टर्नओवर कम हो तो भी आप कॉम्पोजिशन नहीं करवा सकते थे। आंसर इज करेक्ट, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक रेस्टोरेंट सर्विस को, जो कि एक्चुअली अगर ऑब्जेक्टिवली जज करा जाए तो कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विस का एक मिक्सचर है, बट रेस्टोरेंट सर्विस को एलिजिबल रखा गया था। इसके अलावा और किसी सर्विस को जीएसटी के लिए एलिजिबल नहीं रखा गया। उसके बाद में शोर मचा, हल्ला हुआ, सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा कि सर हमारे साथ अन्याय है, तो एक नई स्कीम बनाई गई जिसका नाम रख दिया उन्होंने प्रिजम्पटिव बेसिस, जिसका नाम रख दिया प्रिजम्पटिव बेसिस। फिर प्रिजम्पटिव बेसिस के अनुसार, फिर प्रिजम्पटिव बेसिस के अनुसार ऐसे ऐसे प्रोविजन बने कि ठीक है भाई आप कर सकते हैं, लेकिन कैसा होगा, एक अलग स्कीम आपके लिए मैं बना देता हूं, वहां पे टैक्स रेट अलग होगी, थ्रेशोल्ड अमाउंट अलग होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर अब रिसेंटली क्या किया गया, उसी प्रिजम्पटिव बेसिस या प्रिजम्पटिव स्कीम जो थी, उसी के नाम को चेंज करके कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसा नाम दे दिया है। एक नोटिफिकेशन इशू किया गया और उस नोटिफिकेशन के अनुसार कह दिया गया कि भैया नाउ दिस इज अ कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर एंड मिक्स्ड सप्लायर्स। मिक्स्ड सप्लायर्स का कहने का मतलब हो गया वो लोग जो गुड्स और सर्विसेज को मिला के शायद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
ठीक है जी, बात समझ में आई। तो हम सर्विस प्रोवाइडर्स को अभी एक बार दूर रखते हैं, इससे बाहर रखते हैं। ये समझ लो कि जो सेक्शन 10 वाला कॉम्पोजिशन है, जो सेक्शन 10 वाला कॉम्पोजिशन है, वहां पे किसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए कोई जगह नहीं है सिवाय रेस्टोरेंट वाले के। तो रेस्टोरेंट वाले के लिए क्या जगह है? रेस्टोरेंट वाले के लिए सर 2.5% का सीजीएसटी है, 2.5% का एसजीएसटी है और 5% का टोटल टैक्स रेट है। ठीक है, मैं 10 तक गिनता हूं, आप लोग फटाफट इस टेबल को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9:30 9:45 और 10। ठीक है जी, कॉपी हो गया आपका। तो आगे चलता हूं। कॉम्पोजिशन टैक्स हमने लिख लिया, हमने ये बात भी समझ ली कि जब मैं कॉम्पोजिशन टैक्स की बात करता हूं, जब मैं कॉम्पोजिशन टैक्स की बात करता हूं तो ये समझ के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कोई जगह नहीं है। जब मैं सेक्शन 10 की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज। और टैक्स परसेंटेजेस बहुत सिंपल है। मैन्युफैक्चरर के लिए 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1%। रेस्टोरेंट वाले के लिए 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5%। ट्रेडर्स के लिए 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1%। ठीक है जी, आई होप आपको ये बात समझ में आई। सर लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है सर, ऑल मैन्युफैक्चरर्स एक्सेप्ट नोटिफाइड गुड्स, यानी कि कुछ गुड्स को नोटिफाइड कैटेगरी में रखा गया है और उनके जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उस गुड्स को जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो लोग कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। उन लोगों को कॉम्पोजिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं रखा गया है। क्या है वो गुड्स, हम आगे नाम देखेंगे। चलिए, तो यही मैं आपको जो बता रहा था, अर्लियर प्रोविजन क्या था? नो कॉम्पोजिशन फॉर सप्लायर्स ऑफ सर्विस एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस। नो composition for suppliers of service except restaurant service. A relief has been given to suppliers of goods engaging in minor supplies of service. ये क्या है जी? ये this is not a presumptive basis or composition scheme for service providers. This is something else. ये कुछ अलग बात है। A relief has been given to suppliers of goods engaging in minor supplies of service. यानी कि कोई व्यक्ति है सर जो प्राइमरली जो सर गुड्स का ही काम करता है, प्राइमरली जो गुड्स का ही काम करता है, लेकिन माइनर तरीके से छोटे मोटे रूप में अगर वो सर्विस में एंगेज हुआ है, माइनर तरीके से छोटे मोटे रूप में अगर वो सर्विसेज में एंगेज हुआ है, तो इसकी वजह से उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को छीना नहीं जाएगा या खत्म नहीं किया जाएगा। जैसे कि कहीं ना कहीं हमेशा कोई व्यक्ति जो गुड्स में भी डील कर रहा होता है, कभी वो डिलीवरी की सर्विस दे बैठता है, कभी वो पैकिंग की सर्विस दे बैठता है। आप एक दुकान में जाते हैं, गिफ्ट शॉप है, आर्चीज में जाते हैं या हॉलमार्क में जाते हैं, तो आप उनसे सामान खरीदते हैं और फिर पैकेजिंग के लिए वो कहते हैं कि भी पैकेजिंग का हमारा चार्जेस है, 10 रुपीज़ चार्जेस लगेगा, या डिलीवरी के लिए हम लोग 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही बताइए, क्या उसने सर्विस प्रोवाइड की या नहीं प्रोवाइड की? हाँ सर की, लेकिन सर एक्चुअली देखा तो माइनर नेचर की सर्विस है, माइनर नेचर की सर्विस है, तो इसकी वजह से उसका एलिजिबिलिटी नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, तो उसकी एलिजिबिलिटी को हम रखेंगे। और क्या लिमिट है देखिए, सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 10(1) लिखा है। प्रोवाइजो का मतलब होता है कि जब कोई बात किसी सेक्शन में लिखी जाती है और उसको काउंटर करता हुआ कोई पॉइंट है, उसका एक्सेप्शन अगर कहीं पे है, तो आप उसको प्रोवाइजो करके लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइजो टू सेक्शन 10(1) में बोला है कि परमिसिबल वैल्यू किस लिमिट तक, किस अमाउंट तक आपको ये परमिशन है। तो बोला कि जी 10% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 lakhs विच एवर इज हायर। यानी कि आपका जो टोटल टर्नओवर है उसका 10% तक का वैल्यू आपकी माइनर सर्विसेज से आ सकता है, और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर था 30 लाख टोटल टर्नओवर और आप कॉम्पोजिशन के लिए अप्लाई करना चाहते, तो 30 लाख का 10% कितना हो जाएगा?
सर 3 लाख हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है 5 लाख, तो 3 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का अगर तुमने माइनर सर्विसेज दिया है तो चलेगा। 5 लाख रुपए तक की अगर आपने माइनर सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो भी यही माना जाएगा कि आप तो भाई गुड्स के डीलर हैं, आपका सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, ठीक है जी। तो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए क्विकली, ठीक है। बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन है, 1-2 मिनट का समय लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। हाँ जी, क्या आया? सर मिस्टर राम है जिसका टर्नओवर 80 lakhs का था, तो 80 lakhs का सर हम कैलकुलेट करेंगे 10% जो आएगा 8 लाख, और दूसरी चीज़ जो होती है वो तो 5 लाख होती है सर। तो विच एवर इज हायर कितना हो गया? विच एवर इज हायर हो गया 8 lakhs। तो अगर सवाल हमारा ये था कि मैक्सिमम कितने रुपए तक की माइनर सर्विसेज ये प्रोवाइड कर सकता है, तो मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट इसकी हो गई 8 lakhs। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको? हाँ सर, चलिए आगे चलते हैं। द फॉलोइंग कैनॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। कुछ लोग हैं जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। हमने जब शुरू करा था टॉपिक तो वहां पे हमने पढ़ा था कि एलिजिबिलिटी कुछ क्राइटेरिया होता है और दूसरा ऑप्शनल वाली बात करी थी। तो ऑप्शनल को हमने अच्छे से समझ लिया था और मैंने कहा था कि एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑफ कोर्स जो टर्नओवर वाली बात है वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। जो टर्नओवर वाली बात है कि भाई 1.5 करोड़ है, 75 lakhs है, ये हम अलग से देख चुके हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और क्या चीजें आ जाती है, आइए देख लेते हैं फटाफट। पहला क्या है? सप्लायर ऑफ सर्विसेज, यानी कि सर रेस्टोरेंट के अलावा बाकी किसी को 10(1) में परमिशन नहीं होती है। इनके लिए अलग से प्रोविजन आ गया है, वो एक अलग बात है। सप्लायर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, अब कोई अगर एग्जेम्प्ट गुड्स का काम करता है, टोटली या एक्सक्लूसिवली अगर कोई एग्जेम्प्ट गुड्स का ही काम कर रहा है, तो उसे तो सर ऐसे भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, तो कॉम्पोजिशन वगैरह वो क्यों लेगा? तो कॉम्पोजिशन के लिए वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है। सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज, जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि CGST, SGST, उसके बाद में नेचुरल फ्लो में तो हमेशा IGST ही आता है कि सर अगर सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होती है तो CGST प्लस SGST लगाया जाता है, और यहाँ से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है तो IGST लगाया जाता है। ये हमारा पैटर्न होता है। लेकिन हमने ये देख लिया कि साफ साफ प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति जो इंटर स्टेट सेल में काम करता है, जो इंटर स्टेट सेल का काम करता है, वो व्यक्ति कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है, वो व्यक्ति कॉम्पोजिशन करवा ही नहीं सकता। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी सर, समझ में आ गई। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, वो लोग जिनको कि TCS का प्रोविजन है, जिनको कि टैक्स कलेक्ट एट सोर्स करना है। बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन, सर्विस प्रोवाइडर्स, आई एम सॉरी, सप्लायर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स की मदद से अपने प्रोडक्ट को दूसरों तक पहुंचाते हैं। एग्रीगेटर्स होते हैं, बिजनेस मॉडल उनका ये होता है कि वो बहुत सारे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे एक जगह देते हैं जहां पे वो अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं उसी पॉइंट पे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वही लोग। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर है तो ऑब्वियसली वो कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल नहीं है, वो
कॉम्पोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी। अब उसके बाद में नोटिफाइड गुड्स नाम हमने पीछे देखा था अभी, मैन्युफैक्चरर, जब मैंने आपको बताया था, याद कीजिए बच्चों, यहाँ पे एक्सेप्ट नोटिफाइड गुड्स था, तो अपन ने बात करी थी कि आगे हम देखेंगे कि सर कौन से वो नोटिफाइड गुड्स हैं। तो देख लीजिए, पहला है मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ। कोकोआ जिससे चॉकलेट बनता है, तो चॉकलेट का कंपोनेंट उसमें हो या ना हो, बट अगर आइसक्रीम या आइस वाले प्रोडक्ट बना रहा है तो वो व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा है पान मसाला, एरेटेड वाटर्स जो सोडा वगैरह का काम कर रहे हैं, और टोबैको। ठीक है, तो ना तो जी ये अलाउड है, ना ही ये अलाउड है, ना ही ये अलाउड है, और ना ही ये अलाउड है। ठीक है, आइसक्रीम स्टिक। ठीक है जी, तो सारी ऐसी चीजें अलाउड नहीं है। कुल्फी आइसक्रीम स्टिक अलाउड नहीं है, पान मसाला अलाउड नहीं है, टोबैको अलाउड नहीं है, और एरेटेड वाटर सोडा जो नॉर्मली आप किस काम के लिए यूज करते हैं आप जानते हैं, वो भी अलाउड नहीं है। बहुत अच्छी बात। लास्ट हमने क्या कहा है कि सर जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, सीटीपी जो होता है या एनआरटीपी जो होता है, वो लोग भी कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोग भी कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। सीटीपी एनआरटीपी को हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि उनकी रजिस्ट्रेशन कैसी होती है, टैक्स कैसे पे करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। चलो आगे चलते हैं। कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस कुछ रखी है हमने कॉम्पोजिशन वाले लोगों के लिए। पहला, द सप्लायर हु ऑप्ट्स फॉर कॉम्पोजिशन लेवी कैन नॉट रेज टैक्स इनवॉइस। जाहिर सी बात है, आप लोग लॉ पढ़ते हैं, लॉ में आप क्या पढ़ते हैं कि जिसके पास में जैसा टाइटल होता है वो वैसा ही टाइटल पास ऑन कर सकता है। क्या कहते हैं इसको आप लोग अपनी लॉ की भाषा में? नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, ऐसा कुछ लॉ में एक फ्रेज होता है, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, यानी कि आप उस चीज को पास ऑन नहीं कर सकते जो आपके पास नहीं है। चोरी वगैरह के केसेस में लॉ में आपको सिखाया जाता है कि अगर किसी के पास में प्रॉपर टाइटल टू गुड्स नहीं था, तो जो उससे सामान खरीदता है उसे भी यही कहा जाएगा कि उसने चोरी का सामान खरीदा, उसके पास में प्रॉपर टाइटल नहीं आता। उसी प्रकार जो व्यक्ति खुद ही टैक्स नहीं पे करता है ठीक से, वो आपको टैक्स इनवॉइस कैसे इश्यू करके देगा, और आप उसके बेसिस पे कैसे टैक्स का क्रेडिट अवेल कर पाएंगे। तो द सप्लायर हु ऑप्ट्स फॉर कॉम्पोजिशन लेवी कैन नॉट रेज अ टैक्स इनवॉइस। Second point, hence the recipient of such supplies can't claim any input tax credit. Hence, recipient of such supplies can't claim any input tax credit. ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? मतलब समझ लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूं, ठीक है, मैं एक दुकानदार हूं, मेरे पास में एक कस्टमर आता है, मेरे पास में एक कस्टमर आता है, ठीक है जी। अब कस्टमर मुझसे कुछ चीज खरीदना चाहता है। हाँ भाई, क्या खरीदना है आपको बताइए, आइए। तो कस्टमर मेरे पास में आया है, ये रहे हमारे कस्टमर साहब, बोलिए। आप मेरे से खरीदने आए हैं मोबाइल फोन, ठीक है जी। तो अब आप मोबाइल फोन देख रहे हैं, डेमो वेमो देख रहे हैं, अपना चेक कर रहे हैं कि भाई कैसा चलता है, कैमरा वैमरा कैसा है जी। अब पसंद आ गया जी आपको फोन जी, तो 15,000 रुपए का है, दीजिए 15,000 रुपए। अब जब ये व्यक्ति 15,000 रुपए देगा तो ये बदले में क्या मांगेगा? बिल मांगेगा जी। अब सर बिल तो मेरे पास नहीं है सर, क्योंकि मैं टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं कॉम्पोजिशन का डीलर हूं सर, तो मैं आपको टैक्स इनवॉइस नहीं दे पाऊंगा। मुझे आईटीसी कैसे मिलेगा? देखिए कस्टमर ने क्या कहा, मुझे आईटीसी कैसे मिलेगा? यानी कि कस्टमर को आईटीसी चाहिए, तो जिस कस्टमर को आईटीसी चाहिए वो मुझसे सामान नहीं खरीदेगा। लेकिन अब इमेजिन करते हैं कि ये कस्टमर जो है अपने घर के लिए सामान खरीदने के लिए आया है, ये कस्टमर किसी कंपनी में बिल सबमिट नहीं करने वाला, किसी बिजनेस में इसको एज अ परचेज नहीं दिखाने वाला,
तो आपको फर्क पड़ेगा कि आपको टैक्स इनवॉइस मिले या ना मिले? नहीं मैं आपको अपना बिल दे दूंगा, चलेगा आपका काम? चलेगा। बात समझ में आई? तो किस तरह का कस्टमर आपके पास आएगा, किस तरह के कस्टमर को आप केटर कर पाएंगे और किस तरह के कस्टमर को आप केटर नहीं कर पाएंगे अगर आप रजिस्टर्ड हैं बट कॉम्पोजिशन स्कीम को बिलोंग करते हैं। तो अगर एक लेमैन जो अपने घर के लिए बिस्किट का पैकेट लेने जा रहा है, जो दूसरा सामान खरीदने जा रहा है, ग्रोसरी का सामान खरीदने जा रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे टैक्स इनवॉइस लेके भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट तो लेना नहीं है, तो वो उसके लिए फर्क नहीं पड़ेगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम वाले व्यक्ति से मैं सामान खरीदूं या ना खरीदूं। अभी बच्चों कुछ दिन पहले आईसीएआई का एक सिंपोजियम चल रहा था, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस चल रही थी अजय सर के माध्यम से, मैंने भी उसे थोड़ी देर के लिए अटेंड किया और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई कि देखिए जितने भी लोग हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम करवा के बैठे हैं और वो कॉम्पोजिशन बेसिस पे टैक्स पे कर रहे हैं। अब मान लीजिए अभी जो हमारे कस्टमर हमारे पास में आए थे, मैं उनको प्रोडक्ट देता हूं और कहता हूं जी इस प्रोडक्ट की एमआरपी है 10 रुपए, आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। तो कस्टमर साहब आप हमें 10 रुपए देंगे? कस्टमर कह रहा है सर नहीं दूंगा। क्यों? क्यों नहीं देंगे जी आप 10 रुपए? क्योंकि सर आपने कहा एमआरपी 10 रुपए है। 10 रुपए है एमआरपी, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और सर मैक्सिमम रिटेल प्राइस में तो बाय डेफिनेशन आपका टैक्स इंक्लूडेड होना चाहिए जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। 18% वाला 28% वाला मैक्सिमम रिटेल प्राइस में तो ये टैक्स इंक्लूडेड होना चाहिए और आप तो कॉम्पोजिशन डीलर हैं और क्योंकि आप कॉम्पोजिशन डीलर हैं आपकी हैसियत नहीं है 18% या 28% का टैक्स चार्ज करने की। तो आइडियली एक कॉम्पोजिशन डीलर को अगर देखा जाए टेक्निकल सेंस में अगर हम बात करें तो उसे तो जी जो एमआरपी जो होता है उससे कम प्राइस पे ही प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो एमआरपी पे बेच रहा है तो वो तो गलत है, एंटी प्रॉफिटियरिंग हो जा रही है। वो तो प्रॉफिटियरिंग मेजर ले रहा है, वो टैक्स चार्ज कर ले रहा है कस्टमर से, गवर्नमेंट को दे रहा नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो इस तरह की बड़ी रोचक बातें हैं, लेकिन ये हमारे एकेडमिक्स की चीज नहीं है। प्रैक्टिस करने वाले जो जीएसटी कंसल्टेंट्स होते हैं उनके रोजमर्रा के कामों में इस तरह की रोचक बातें आती है। भविष्य में आपके लाइफ में भी आए ऐसी मेरी कामना है। आगे चलता हूं। तो ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया। आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय सप्लायर ऑल्सो, ऑब्वियसली ना तो मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा, ना जो मुझसे सामान खरीद रहा है वो भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। ऑप्शन टू पे इन कॉम्पोजिशन स्कीम लैप्स इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़ और 75 लाख। यानी कि सर मैंने तो 19-20 के टर्नओवर के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाया था 20-21 में। 19-20 में मेरा टर्नओवर 80 लाख रुपए का था तो मुझे 20-21 में कॉम्पोजिशन स्कीम का परमिशन मिल गया। बट फिर अगर 20-21 में मेरा टर्नओवर 1.5 सीआर को एक्सीड कर जाता है, 1.5 सीआर को एक्सीड कर जाता है, तो फिर ऑब्वियसली मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता हूं, लैप्स हो जाएगा वो इमीडिएट इफेक्ट से। कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, यानी कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप अगर कोई इनवर्ट सप्लाई अवेल करते हैं, एक ऐसी इनवर्ट सप्लाई जिसके ऊपर आरसीएम लागू होता है, आप एक ऐसी इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं जिसके ऊपर आरसीएम लागू होता है, आप एक ऐसी इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं जिसके ऊपर में आरसीएम लागू होता है, तो क्या होगा? क्या आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं पे करना पड़ेगा? ऑब्वियसली सर उस पर तो टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि वो आपका आउटपुट नहीं है, वो तो आपका इनवर्ट सप्लाई, और इनवर्ट सप्लाई में आपको कोई कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, कॉम्पोजिशन सर एक तरह की मांडवली है, एक तरह का अरेंजमेंट है, एक तरह का सेटअप है जिसमें कि आप नॉर्मल टैक्स पे करने की बजाय बहुत ही नॉमिनल रेट पे टैक्स पे करेंगे। वो नॉमिनल रेट 1% और 5% होता है। 10(1) के तहत रेस्टोरेंट के अलावा और किसी सर्विस को यहाँ पे लिया नहीं जाता है। लिमिट जो होती है वो नॉर्मल स्टेट में 1.5 करोड़ रुपए और सतनाम वाले स्टेट में 75 लाख होती है। इतनी सी बात हमने अभी तक पढ़ी है। आप अगर इसके नोट्स बनाना चाहें तो वो आधे पेज में आधा पेज भी बड़ा हो जाए, इतनी सी बातें हैं।
नेक्स्ट क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। चलिए जी, जो मैं आपको बता रहा था कि इसे लॉन्च करा गया, सर्विस प्रोवाइडर ने हो हल्ला मचाया, हमारे जैसे लोगों ने कहा कि भैया हमने ऐसा क्या गुनाह किया है ना। तो एक नाम दिया गया इसे, प्रेजेंटिव स्कीम या प्रेजेंटिव बेसिस। इवेंचुअली फिर अब उसका नाम ही काफी सिंप्लीफाई कर दिया और ये सब हटा के बोल दिया सीधा सीधा कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, नोटिफिकेशन नंबर 02/2019। ठीक है, तो अब ये स्कीम क्या कहती है, ये कहती है कि भाई इसकी इफेक्टिव डेट है 1/4/19, 1/4/19 ऑनवर्ड्स क्या होगा, 1/4/19 ऑनवर्ड्स आपको ये हर सर्विस प्रोवाइडर को भी एलिजिबिलिटी है। क्या एलिजिबिलिटी है कि भैया 6% का टैक्स भरो। कितने परसेंट का टैक्स भरो, 6% का। 6% यानी कि सर वापस से वही होगा सर, 3% का सीजीएसटी होगा और 3% का एसजीएसटी होगा, स्लैश यूटीजीएसटी लिखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन आप स्टेट में है या फिर यूनियन टेरिटरी में है। प्रिजम्पटिव स्कीम एंड कॉम्पोजिशन स्कीम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या मतलब हुआ बेटा इसका, what do you mean by this sentence, presumptive scheme and composition scheme are mutually exclusive? जल्दी बता दीजिए प्रिय बच्चों, क्या तात्पर्य हुआ इसका, प्रिजम्पटिव स्कीम और कॉम्पोजिशन स्कीम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि दोनों में से किसी एक को ही आप अवेल कर सकते हैं, या तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम लो। प्रिजम्पटिव स्कीम यानी कि ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया, अब इसका नाम हो गया है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो या तो या तो प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट ले लो या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले लो, दोनों बेनिफिट एक साथ अवेल नहीं करे जा सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। यानी कि भैया अगर आप गुड्स के केस में हो, रेस्टोरेंट के केस में हो, तो ऑब्वियसली आपको जाना चाहिए 10(1) वाली कॉम्पोजिशन स्कीम में, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो या मिक्स सप्लाईज करते हो तो आपको जाना चाहिए जो नया नोटिफिकेशन नंबर के साथ कॉम्पोजिशन स्कीम आया है उसमें। ओके, बहुत बढ़िया। के बाद सर यहाँ पे और वहां पे बहुत फर्क आ गया सर, वहां पे तो सर 1.5 करोड़ रुपए तक की आजादी थी, यहाँ पे तो 3 लाख का है। तो देखिए ये सवाल मैंने आपको एक दिन पहले भी लाइव लेक्चर में पूछा था, जूम सेशन में पूछा था कि बेटा अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए का गुड्स बेचता है या 10 लाख रुपए की सर्विस बेचता है, तो किसमें चांसेस है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, कहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होने का चांसेस है? तो आंसर था सर सर्विसेज में। क्यों? क्योंकि सर गुड्स के केस में आपको गुड्स परचेज करके लेके आना पड़ता है, आपका रॉ मटेरियल का एक इनहेरेंट कॉस्ट होता है, जो कि सर्विसेज के केस में नहीं होता। तो कोई व्यक्ति अगर 10 लाख की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चांसेस है कि शायद वो 10 लाख के गुड्स बेचने वाले से ज्यादा पैसे कमा रहा होगा, उसके बिजनेस का स्केल बड़ा माना जाएगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनका टर्नओवर सेम है। तो उसी तरीके से उसी लॉजिक को सॉरी उसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए यहां पे हम बता रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर के केस में 50 लाख रुपए का टर्नओवर लिया गया है, यानी हमारे जैसे छोटे मोटे लोग जो कोचिंग क्लासेस रन कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और हम लोग अगर चाहें तो इस स्कीम के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि भाई हमें कॉम्पोजिशन दे दो, हम लोग 6% का टैक्स पे करेंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख आ गया। अदर कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस आर सेम एज सेक्शन 10, यानी कि 10(1) वाली जो बात थी, कॉम्पोजिशन स्कीम वाली जो बात थी, उसमें जो जो बातें हमने पढ़ी है कि आप ये नहीं कर सकते, आप टैक्स का बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते, आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, तो वो सारे नियम कानून जो हैं, या आइसक्रीम वाला व्यक्ति या पान मसाला वाला व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, तो वो सारी बातें एज इट इज यहाँ पे भी एलिजिबल है। आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं सेम ही है, कॉम्पोजिशन का ही नाम है, गुड्स के लिए अलग बना दिया, सर्विसेज के लिए अलग बना दिया। पहले सर्विसेज के बारे में स्टांस बिल्कुल अलग था, सर्विसेज को ये लोग इंक्लूड ही नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट को अलग से गुड्स के साथ इंक्लूड कर दिया था। लेकिन बाद में जब हो हल्ला हुआ, थोड़ा हाहाकार मचा, तो इन्होंने सर्विस वालों के लिए भी ऐसी स्कीम ला दी, लेकिन वहां पे इन्होंने इंटेलिजेंटली 50 लाख रुपए का टर्नओवर का लिमिट रख दिया। बाकी सब कुछ वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आइसक्रीम, पान मसाला, सारी चीजें एज इट इज चलेगी जैसा कि
पहले आप पढ़ चुके हैं। चलिए, फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज की बात करी गई है। मतलब ये क्या है, ये पीएसएल लिखा हुआ है यानी कि वही कॉम्पोजिशन स्कीम। प्रिजम्पटिव स्कीम के तौर पे, ठीक है। अब आपको ये प्रिजम्पटिव स्कीम वगैरह नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको आप कहेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज, ठीक है। तो पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी और दूसरा है पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, लेट अस से कोई व्यक्ति है, मुझे ये देखना है कि क्या वो कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या वो कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये क्वेश्चन आपको इस बार एमसीक्यू में पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका होगा वो यही होगा जीएसटी के पोर्शन में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के निचले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा अगर फिजिकल फॉर्मेट का क्वेश्चन पेपर हुआ तो, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ये है कि सर अगर हमें सिर्फ ये एलिजिबिलिटी चेक करनी है, हमें सिर्फ ये एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि XYZ व्यक्ति जो है क्या वो इस कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो हम उसका लिमिट तो 50 लाख रुपए वाली ही है, हाँ 50 लाख वाली लिमिट है, तो टर्नओवर कहाँ से गिनना स्टार्ट करूंगा, 1 अप्रैल से, यानी कि जो उसका फाइनेंशियल ईयर जहां से स्टार्ट हुआ। तो जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 99.99% ऑफ द टाइम्स इट्स 1 अप्रैल ओनली। बाकी अगर आपका बिजनेस ही लेट स्टार्ट हुआ तो एक अलग बात है। तो जब आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल का, आप 1 अप्रैल से गिनो। 1 अप्रैल से आप क्या गिनोगे, 1 अप्रैल से आप ये गिनोगे कि उसका बिजनेस जब तक चला या जिस साल की हम बात कर रहे हैं वहां पे उसका टर्नओवर अगर 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है तो वो एलिजिबल है। तो ये बात बिल्कुल इजीली समझ में आ गई। दूसरी बात जो है, दूसरी बात जो है वो क्या है, वो ये है कि सर अगर पेमेंट ऑफ टैक्स की बात चल रही है, अगर पेमेंट ऑफ टैक्स की बात चल रही है, पेमेंट ऑफ टैक्स की बात चल रही है मतलब सर जो हमें ये 6% वाले टैक्स की हमने बात की, तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, समझिए इस सवाल को, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्ट की लैंग्वेज में यहाँ पे जानबूझ के बेटा लाया नहीं हुआ, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपसे ये बातें करने आया हूं। एक्ट की लैंग्वेज लेके आता तो बड़ी तकलीफ होती है अपने को। तो सिंपल तरीके से मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या है मेरा सवाल, मेरा सवाल ये है कि लेट अस से कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं 1 अप्रैल ही ले लेता हूं, 1 अप्रैल 2019 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसका टर्नओवर स्टार्ट हो गया, फिर टर्नओवर क्रॉसेस 20 lakhs ऑन 15th August 2019। टर्नओवर क्रॉसेस 20 lakhs ऑन 15th August 2019। सर इस बात का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये बात 20 लाख का, हम तो 50 लाख की बातें कर रहे थे सर, तो ये इस बात का कोई मीनिंग ही क्यों है। तो भाई ऑब्वियसली हम 50 लाख की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब आपका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करता है तो क्या आ जाता है सर, जब हमारा टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करता है तो हम पे एक लाइबिलिटी आ जाती है, टू गेट अवर सेल्व्स रजिस्टर्ड, टू गेट अवर सेल्व्स रजिस्टर्ड। सर हमारे ऊपर में रजिस्ट्रेशन करवाने का दबाव आ जाता है सर, हमारे ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी आ जाती है, हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर हम 20 लाख के ऊपर चले जाते हैं तो। ओके जी, बहुत बढ़िया। नाउ लेट अस से, अब रजिस्ट्रेशन का नियम होता है कि 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है, आपने तमीज से 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो ऐसा अगर होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 15th August ओनली, 15 अगस्त से ही आपकी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब ये सारी बातें आपको बहुत इजीली समझ में आएगी अगर आप रजिस्ट्रेशन की बातों को अच्छे से पढ़ के आए हैं, एमसीक्यू सॉल्व करके आए हैं, कुछ अच्छे से पढ़ाई करिए तो बहुत अच्छे से आपको ये सब समझ में आएगा। और बिना पढ़े मुंह उठाए ऐसे ही आ गए हैं तो ऑब्वियसली आपके साथ ये होना भी चाहिए।
तो 15 अगस्त का मैं आपको बात बता रहा हूँ। 15 अगस्त का आपने सॉरी 15 अगस्त, हाँ 15 अगस्त का आपका आरसी जो है इफेक्टिव हो गया। प्रोफेशनल लेवल पे ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। आपसे पूरा सारी डिटेल दी जा सकती है और आपको केस स्टडी के तौर पे पूछा जा सकता है कि ए वो एलिजिबल है या नहीं, अगर है तो कितना टैक्स पे करेगा, एक्स वाई जेड। तो ध्यान रखना पड़ेगा जी प्रोफेशनल वालों। तो 15 अगस्त की ये बात आई। अब मैं कहता हूं कि उसके बाद में लेटेस्ट से इसने और 25 लाख रुपए का टर्नओवर अचीव किया और 31 मार्च 2020 को साल खत्म हो गया। ठीक है, अब जब मैं देखूं अगर 1920 में, मैं अगर देखूं 1920 में मेरा जो टर्नओवर है क्या वो 50 लाख को एक्सीड करता है? क्या वो 50 लाख को एक्सीड करता है? तो आंसर इज नहीं सर। यहां तक 20 था, उसके बाद में और 25 है, 20 प्लस 25 45 लैक्स हुआ। तो क्या आप एलिजिबल हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए? आंसर इज यस सर, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। नाउ सेकंड पार्ट, अब अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको कितना परसेंट टैक्स पे करना पड़ेगा जी? सर 6% का, 6% का टैक्स पे करना पड़ेगा, यही नियम है सर। बहुत बढ़िया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 6% टैक्स, आप 6% टैक्स किस अमाउंट पे करेंगे? What is the amount on which you are going to pay a composition tax of 6%? Let it sink in. क्वेश्चन अच्छे से समझिए। दो सवाल थे कि क्या वो कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल है, वो भी 50 लाख पे निर्भर करता है। दूसरा सवाल था कि अगर है तो फिर उसको 6% का टैक्स किस अमाउंट पे करना है। अच्छे से सोच समझ के इसका जवाब मुझे दीजिए। हाँ जी, हाँ सर, अगर हम ये लाइन को पढ़े, पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सर अगर हम ये देखें कि वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त को हुआ है, तो फिर सर हम सिर्फ उसके बाद के टर्नओवर को काउंट करेंगे, उसके पहले के टर्नओवर को कंसिडर नहीं करेंगे। यानी 6% उसे 45 लैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, 6% वो सिर्फ 25 लैक्स पे करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? हाँ जी सर, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। दोबारा से एक और एग्जाम्पल लेता हूं, फिर से समझाता हूं, ठीक है? थोड़ा कंफ्यूज करूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ताकि जो समझे हैं उनके लिए भी कुछ रहे इंटरेस्टिंग। अरे मिट जा रे, मिट जा मिट जा मिट जा जल्दी से। हाँ, तो चलिए वापस से बात करते हैं। कुछ चीज़ें तो सिंपल ही रखूंगा, जैसे कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया वापस से 1 अप्रैल 2019 को ही। ठीक है जी, बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1/4/2019 को। टर्नओवर जो है वो 20 लाख को एक्सीड हो गया लेटेस्ट से 30 नवंबर को। और फिर दिसंबर से लेके मार्च 31 में, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 20 लाख और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 35 लैक्स। ठीक है, ओके। तो एक तरफ 20 लाख है, एक तरफ 35 लैक्स है। तो अब पहली बात मुझे बताइए कि क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है?
तो सर हमें ये पढ़ना होगा, पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल या फिर फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो सर इसके लिए जब मुझे ये 50 लाख वाली बात को कंसिडर करना है, जब मुझे ये 50 लाख वाली बात को कंसिडर करना है, तब मैं इंतजार नहीं करता कि बेटा तू रजिस्टर्ड हो जा उसके बाद से गिनना स्टार्ट करेंगे। नो, 50 लाख वाली बात के लिए आपका फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर से ही गिना जाएगा। तो फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर से गिनेंगे तो 55 लाख आ रहा है, यानी कि गई भैंस पानी में, नहीं हो सकता ये काम। तो 55 लाख रुपए आपका टर्नओवर हो गया है, आप एलिजिबल नहीं है जी। अब जब आप एलिजिबल ही नहीं है तो टैक्स पेमेंट का मतलब ही नहीं है कोई। जब आप एलिजिबल ही नहीं है तो फिर टैक्स पेमेंट की बात करके तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन लेट अस से ये 35 लाख की जगह 20 लाख होता, यानी कि पहले आपने कर लिया था शायद 20 लाख 1 रुपए और बाद में फिर वापस 20 लाख हो गया, तो ऐसे में आपका टोटल टर्नओवर जो है 40 लाख है ना। क्योंकि आपका टोटल टर्नओवर बेटा 40 लाख है, तो मुझे बताइए कि आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आंसर इज हैं, यस सर जी आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब दूसरा सवाल है कि टैक्स कितने पे करना पड़ेगा, 6% का टैक्स क्या 40 लाख पे करना पड़ेगा। तो वो कहेगा नहीं जी यहाँ पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे। आप रजिस्टर होने की लाइबिलिटी आती है जब आपका ऐसा ऐसा टर्नओवर क्या हुआ। तो उसके बाद का टर्नओवर कितना है, तो उसके बाद का टर्नओवर है 20 लाख रुपए। तो बस आपको इसी पे टैक्स पे करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। नेक्स्ट चलता हूं, इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। जब आपको इंटीमेट करना है कि भाई मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता हूं, तो इसमें हम दो तरीके से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तरीका क्या है कि सर कोई व्यक्ति है जिसने आज तक रजिस्टर ही नहीं करवाया, अभी रजिस्टर करवा रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति है जिसने आज तक रजिस्टर ही नहीं करवाया है, तो उसके पिछले साल में टर्नओवर कितना था। मैं पहली बार साल 2021 में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूं, तो मेरा 1920 में टर्नओवर कितना था। सर लड्डू था, शून्य था, जीरो था, और क्या था सर, धंधा ही नहीं था, तो टर्नओवर कहां से होगा। जाहिर सी बात है। तो क्या वो एलिजिबल है कॉम्पोजिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। यस सर, क्योंकि उसका तो टर्नओवर जीरो था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो वो फर्स्ट ईयर में एलिजिबल है। यानी कि हर व्यक्ति चाहे तो फर्स्ट ईयर में कॉम्पोजिशन के लिए साथ में ही अप्लाई कर सकता है। तो क्या करेगा, एनी पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड एंड अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन may give an option to pay tax under composition levy in part B of the registration form। तो आपने पार्ट ए पार्ट बी पढ़ा था, जीएसटी REG 01, जिसमें कि आप अप्लाई करते हैं, और उसमें पार्ट ए होता है जहां पे आप फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह बताते हैं, और फिर पार्ट बी होता है जो आप दोबारा से भरते हैं टीआरएन के बाद। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि जी लगे हाथों मुझे ना आप उसमें भी इंक्लूड करवा दो जी, कॉम्पोजिशन में डाल दो। तो जब आपने ऐसा किया, तो आपने जो ये रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया, इसी को मान लिया जाएगा इंटीमेशन फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। ये मान लिया जाएगा कि आपने लगे हाथों ये भी मांग लिया है कि भैया मैं तो कॉम्पोजिशन में जाना चाहता हूं। और ऐसी सिचुएशन में आपका कॉम्पोजिशन लेवी जो है वो इफेक्टिव कहां से हो जाएगा, फ्रॉम विच डेट लिखा हुआ है DOR। DOR का मतलब क्या हो जाएगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव है। जानबूझ के मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि जब आपको आरसी मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार आप अप्लाई करते हैं बट आरसी बाद में मिलता है, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाती है पीछे की डेट से। फॉर एग्जाम्पल हर नॉर्मल केस में नियम होता है कि 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। व्यक्ति अगर 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देता है, उसको आरसी मिलती है, तो वो आरसी इफेक्टिव होती है फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकेम लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। इसलिए हमने लिखा है इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन अदर केसेस, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग व्यक्ति है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है और अब वो कॉम्पोजिशन में जाना चाहता है, इन अदर केसेस एन इंटीमेशन नीड्स टू बी फाइल्ड बिफोर बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर आप 20-21 में, 19-20 में मान लीजिए आपने नॉर्मल टैक्स पे किया, 19-20 जो ईयर था उसमें आपने नॉर्मल टैक्स पे किया, 2021 में आप कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हैं, 1920 में आपने नॉर्मल टैक्स पे किया और 2021 में आप कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको 2021 के स्टार्ट होने से पहले इंटीमेट करना पड़ेगा।
प्रॉपर ऑफिसर को बताना पड़ेगा भैया इस बार मेरे से उम्मीद मत रखना, मैं नॉर्मल टैक्स नहीं पे कर रहा, मैं जा रहा हूं कॉम्पोजिशन की दुनिया में। यानी कि सर लोग ऐसा कर सकते हैं कि नॉर्मल टैक्स में रहें, फिर अगले साल कॉम्पोजिशन में आ जाएं, फिर उसके अगले साल वापस नॉर्मल में आ जाएं, ऐसा पॉसिबल है सर? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, जब जब ऐसा होगा तो जो जो आईटीसी का अरेंजमेंट करना है, यानी कि द मोमेंट आप कॉम्पोजिशन में आते हैं तो आपसे आईटीसी जो ली हुई थी छीन ली जाएगी। द मोमेंट आप कॉम्पोजिशन से बाहर आते हैं तो आपको वापस आईटीसी मिल जाएगी। ये आईटीसी का मिलना और छीनना, ये मैं आपको स्पेशल केसेस में सेक्शन 18 में 1 2 3 4 अपन ने पढ़े थे, वहां पे हम ऑलरेडी ये सारी बातें सीख चुके हैं। जरूरत पड़े तो रेफर कीजिएगा उस क्लास को, उस नोट्स को। ठीक है, तो ऐसा हम सीख चुके हैं इससे पहले कि if a person comes out of composition or wants to go into composition, ceases to pay tax under section 10 या wants to pay tax under section 10, ये सारी बातें हमने सेक्शन 18 में पढ़ी थी। तो अब यहाँ पे अगर ऐसा है कि कोई व्यक्ति जो है अगर वो पहले कॉम्पोजिशन में नहीं था और अब कॉम्पोजिशन में आना चाहता है, तो उसे इंटीमेट करना पड़ेगा साल की शुरुआत में, और साल के बीच में फिर ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। साल के बीच में अब आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगले साल अगर आप स्विच करना चाहें तो स्विच कर सकते हैं। आईटीसी डिक्लेरेशन टू बी फर्निश्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि साल के शुरू होने से पहले मैंने बोल दिया कि भाई साहब मैं कॉम्पोजिशन में जाना चाहता हूँ, तो उसके बाद में अब जो भी मेरा कॉम्पोजिशन, मेरा जो भी आईटीसी लेके रखा था उसका जो मेरे पास में स्टॉक वगैरह, उसका डिटेल मुझे देना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ स्टॉक के लिए 90 दिन का समय है और आईटीसी डिक्लेरेशन के लिए 60 दिन का समय है। यानी कि मैं बता दूंगा कि इतना मेरे पास में आईटीसी है, आप इसे मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ दीजिए, मुझसे वसूल कर लीजिए, क्योंकि अब से मैं आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा, क्योंकि अब से मैं आउटपुट टैक्स ही पे करने वाला नहीं हूं। ठीक है। रूल 5, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस। अब ये क्या है, दोनों ही बातों के लिए मैं बता रहा हूँ। ऑब्वियसली सर्विस वाला जो है अपना, जिसको हम प्रिजम्पटिव स्कीम कहा करते थे, और 10(1) वाला जो नॉर्मल है, ना तो सीटीपी ना ही एनआरटीपी एलिजिबल है। नो परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी कि आप जो हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान नहीं खरीदते हैं। अब सवाल है सर ऐसा कैसे हो सकता है, हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, अनरजिस्टर्ड डीलर से भी शायद वो सामान खरीद ही ले। तो अब इसमें क्या है, किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रोविजन आता है कि आप अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान नहीं खरीदते। अगर खरीदते हैं तो फिर आप उसका टैक्स पे कर देते हैं ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अब ये एक प्रोविजन है जो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि बड़ी सरदर्दी हो जाएगी। आज अगर मान लो कोई ऑफिस है और वो लोग रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, उनको ऑफिस में चाय मंगवानी है, 10 लोग आए हुए हैं उसके लिए चाय मंगवानी है, तो 100 रुपए की चाय नीचे के लारी वाले से अगर मंगवाएंगे, अगर तो वो तो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो वो तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा। तो अब जाके क्या ये कंपनी जा जाके उस चाय का टैक्स पे करेगी? तो इस चक्कर में बवाल चल रहा था, तो वो नियम को नोटिफाई नहीं किया गया है। बट किताबों में सब जगह आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हैं तो आप उसके ऊपर में आरसीएम पे टैक्स पे कर देंगे। जब ये आएगा रूल तब काम का है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पेज टैक्स अंडर आरसीएम ऑन इनवर्ट सप्लाईज, ये जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ली है जिसके ऊपर में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता था, तो उस पर आप टैक्स पे कर देंगे। नॉट इंगेज्ड इन नोटिफाइड गुड्स, ये आपने पढ़ा, ना तो ये ना ये ना ये और ना ये लोग एलिजिबल नहीं है। मेंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति सर, जो कि सर्विस वाला हो, गुड्स वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, जो लोग कॉम्पोजिशन में जाते हैं, अगर वो लोग सामान बेचते हैं तो अपने बिल पे लिखते हैं मेरे कस्टमर ने मुझसे सामान खरीदने से मना कर दिया क्योंकि उसने मेरा बिल देखा और उस पर लिखा हुआ था कि टैक्स इनवॉइस नहीं है। ये क्या लिखेंगे वो, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ये उनके हर इनवॉइस पे लिखा हुआ रहना चाहिए। उनका जो साइन बोर्ड है, उनका जो ऑफिस प्रेमाइस में नोटिस बोर्ड वगैरह, वहां पे भी लिखा हुआ रहना चाहिए कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ये एक प्रोविजन है, इट्स लाइक एन एजुकेटिंग योर कस्टमर, सो दैट कोई हर कस्टमर को भी ये पता चले कि भैया अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मुझे उसे टैक्स अलग से पे नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, जो कस्टमर से तो टैक्स ले लेते हैं लेकिन सरकार को पे नहीं करते हैं, कहते हैं जी हम तो कॉम्पोजिशन वाले डीलर हैं। तो इस तरह की बातें क्लियर रहे ताकि कस्टमर भी इस बात को चेक कर सके कि भाई जो व्यक्ति खुद कॉम्पोजिशन वाला है वो मुझसे टैक्स कैसे मांग सकता है। इस बेसिस पे ये प्रोविजन बनाया गया है।
ठीक है। रूल 6 है वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी, कि भाई कब तक वैलिड रहता है। तो भाई एक तो नॉर्मल है कि जब तक आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं होता है तो हर साल वो वैलिड रहेगा। इस साल 40 लाख था, अगले साल फिर 30 लाख था, फिर 20 लाख था, फिर 40 लाख था, फिर 30 लाख था, फिर 20 लाख। तो जब तक ऐसा चलता रहेगा चलता रहेगा, आप कॉम्पोजिशन के हिसाब से टैक्स पे करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने सेक्शन 10 के किसी नियम को तोड़ दिया, जैसे कि इंटरस्टेट सप्लाई में एंगेज्ड हो गए, सीटीपी एनआरटीपी वाला काम हो गया, तो ऐसा कोई भी अगर आप काम करते हो जिसमें कि आप सेक्शन 10 के रूल को तोड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका जो कॉम्पोजिशन का फैसिलिटी था या स्कीम थी वो छीन ली जाएगी आपसे। वन कैन होगा ये, हाँ, वन कैन अप्लाई फॉर विड्रॉल फ्रॉम द स्कीम। कोई भी व्यक्ति जब चाहे, आपको मैंने बताया है ये तो प्योरली ऑप्शनल स्कीम है, जब भी आप निकलना चाहो निकल सकते हो। एससीएन टू बी इशूड बिफोर सी सेशन, यानी कि अगर प्रॉपर ऑफिसर आपकी ये फैसिलिटी छीन रहा है, प्रॉपर ऑफिसर अगर आपको इससे बाहर कर रहा है, तो उसे उसे क्या करना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। एससीएन का मतलब अब आप जानते हैं, बड़े हो गए हैं। Reply to such SCN in 15 days receipt of SCN. Reply to such SCN in 15 days from receipt of SCN। यानी कि अगर आपको शो कॉज नोटिस मिला कि भाई तुझे मैं कॉम्पोजिशन लेवी से बाहर कर रहा हूं, बताओ तुम्हें क्यों नहीं बाहर किया जाए, कारण बताओ, शो कॉज नोटिस, तो तुम्हें 15 दिन के अंदर जवाब दे देना है भैया। तुम 15 दिन के अंदर जवाब देते हो, उसके 30 दिन के अंदर वो ऑर्डर पास करेगा। या तो तुम्हारा जवाब उसे अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो तुम कॉम्पोजिशन में कंटिन्यू करोगे, नहीं अच्छा लगा तो फिर वो तुम्हें कॉम्पोजिशन से निकाल के बाहर कर देगा। डिटेल्स ऑफ स्टॉक टू बी सबमिटेड विद इन 30 डेज। डिटेल ऑफ स्टॉक टू बी सबमिटेड विद इन 30 डेज। स्टॉक की जो डिटेल है वो आपको 30 दिन के अंदर सबमिट कर देनी है। कंप्लीट। एक सेकंड, एक सेकंड। पॉज कर दी ना। तो ये तो डिटेल ऑफ स्टॉक टू बी सबमिटेड विद इन 30 डेज है। 30 दिन के अंदर में आपको, मतलब जब आप सीज हो जाते हैं, बाहर चले जाते हो स्कीम से, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर अपना स्टॉक का डिटेल्स बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस से बाहर होंगे, तो कंपोजिशन से आप बाहर आ गए हैं, तो अब आप टैक्स नॉर्मल पे करेंगे। नॉर्मल टैक्स पे करेंगे तो आप आईटीसी भी मांगेंगे, क्योंकि आप खून दे रहे हैं। आपको नियम पता है, अगर आप आउटपुट पे टैक्स पे करेंगे तो फिर आप इनपुट पे जो आपने टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट भी मांगेंगे ना। जी हाँ सर। तो जैसे ही आप ये जब तक आप कॉम्पोजिशन में थे तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलता था। जैसे आप कॉम्पोजिशन से बाहर आए, नॉर्मल आउटपुट टैक्स पे आए, तो फिर आपको आईटीसी भी मिलने लगेगा। तो जो आगे से जो होगा हेंस फोर्थ वो तो सही है ही, बट जो आज मेरे पास में सर रॉ मटेरियल पड़ा है, जो डब्ल्यूआईपी पड़ा है, जो फिनिश गुड्स पड़ा है, उसका भी तो मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है कि आपको एक नोटिस, मतलब आपको एक डिटेल्स सबमिट करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा स्टॉक मेरे पास है, प्लीज मुझे इसका क्रेडिट दीजिए। रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स बता दिया है दोनों ही लोगों के लिए, यानी कि गुड्स वालों के लिए भी, सर्विसेज वालों के लिए भी। रिटर्न ये लोग भरते हैं जीएसटीआर 4 में। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स का, उसमें हम पढ़ेंगे सारे लोगों को अलग अलग इसमें रिटर्न भरना पड़ता है, बट इसका रिलेशन में जो था वो मैं यहीं पे कवर कर देता हूं कि जीएसटीआर 4 में रिटर्न आपको भरना पड़ेगा। एनुअली आप रिटर्न भरेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनुअली एक ही बार रिटर्न भरना पड़ रहा है। तो अब आपको पता चल रहा है कि रिड्यूस्ड टैक्स बर्डन एंड कंप्लायंस कॉस्ट वाली जो बात थी वो सच थी। क्योंकि सर कहाँ एक आम व्यक्ति को साल में 12 रिटर्न भरने पड़ रहे हैं मंथली, फिर उसके बाद अलग से एक एनुअल रिटर्न भरना पड़ रहा है। मेरे को तो सर सिर्फ साल में एक रिटर्न भरना है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, टैक्स कैसे पे करना है? एक आम आदमी जो होता है वो मंथली टैक्सेस पे करता है, यानी कि अप्रैल का टैक्स मई में पे कर देता है। मतलब क्या हुआ? मतलब सर जो भी रेस्टोरेंट है, अगर मान लो मैं एक रेस्टोरेंट खोल के बैठा हूँ, मेरे पास सारे कस्टमर्स का टैक्स आता गया आता गया, इस महीने के जितने भी बिल कटे, इस महीने की जितनी भी सप्लाईज हैं, उन सब में कस्टमर किसी ने 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए का टैक्स आया मेरे पास में, मैं उस सबको इकट्ठा करूंगा और अगले महीने में ये पैसा मैं गवर्नमेंट के पास में जमा करवा दूंगा। अगले महीने में मैं ये पैसा गवर्नमेंट के पास में जमा करवा दूंगा। ठीक है। लेकिन
जो कॉम्पोजिशन वाले डीलर्स हैं वो तो ऐसे भी 18-28% का टैक्स तो कलेक्ट नहीं कर रहे, उनको पे तो करना है 1-1% का टैक्स। तो 1-1% का टैक्स महीने में बहुत छोटी अमाउंट होगी, तो उसके लिए घड़ी घड़ी इनको जाने की जरूरत नहीं है। ये क्वार्टरली सीधा एक साथ क्वार्टरली एक बार जाएंगे और 3 महीने का जो भी टैक्स था अप्रैल मई जून का वो जुलाई में पे कर देंगे, जुलाई अगस्त सितंबर का जो टैक्स था वो अक्टूबर में पे कर देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पे टैक्सेस क्वार्टरली। फाइल अ स्टेटमेंट इन जीएसटी सीएमपी 08। हाँ सीएमपी मतलब कॉम्पोजिशन, मैंने आपको बताया था जब रजिस्ट्रेशन के फॉर्म होते हैं तो जीएसटी आरईजी हो जाता है, रिटर्न होता है तो जीएसटी आर हो जाता है, कॉम्पोजिशन है तो जीएसटी सीएमपी हो जाएगा, आईटीसी है तो जीएसटी आईटीसी हो जाएगा। तो आपको ना एक स्टेटमेंट फाइल करना है, रिटर्न नहीं, स्टेटमेंट फाइल करना है जीएसटी सीएमपी 08 में, जिसमें आप हर क्वार्टर का आपका सेल्फ असेस टैक्स कितना था वो बता देते हैं। कब तक? 18th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, 18th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। नाउ व्हाट डज दिस मीन? 18th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या हो गया जी? सर इसका मतलब हुआ 18th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर खत्म हुआ, क्वार्टर खत्म हुआ उसके बाद जो अगला महीना आया उसकी 18 तारीख, यानी कि अगर भैया अप्रैल में जून था तो अप्रैल में जून में मैंने जो भी अपने तरीके से अपने हिसाब से सेल्फ असेस किया होगा। सेल्फ असेस करना कोई बहुत मुश्किल काम तो यहाँ पे रहा नहीं होगा। तुम्हें क्या करना था? तुम्हें तो सिर्फ अपना टर्नओवर देखना था जितना तुम्हारा टर्नओवर आए। समझ लो मेरा अप्रैल का टर्नओवर था 20 लाख, मई का टर्नओवर था 25 लाख, जून का टर्नओवर था 20 लाख। तो मुझे पता चल गया 20 प्लस 25 प्लस 20 65 लैक्स है। अब मुझे 65 लैक्स पे 1% का टैक्स पे करना है, तो कितना हो जाएगा? 65,000 रुपये हो जाएगा। ये 65,000 रुपये मुझे कब तक पे कर देना है? अप्रैल में जून का जो क्वार्टर होगा वो खत्म कब होगा? जून। तो नेक्स्ट मंथ मतलब जुलाई, तो जुलाई की 18 तारीख से पहले पहले पे कर देना है। सिमिलरली अगर जुलाई अगस्त सितंबर की मैं बात करूं, जुलाई अगस्त और सितंबर की मैं बात करूं, तो उसका जो टैक्स होगा वो आपको 18 अक्टूबर तक पे कर देना है। बात समझ में आई? हाँ जी सर, वेरी गुड। तो बच्चों हम लोगों ने एक छोटा सा बहुत ही बारीक सा टॉपिक पढ़ा, और इस टॉपिक को तो आज के आज ही हमें याद कर लेना है। मैं प्रयास करूंगा कि आज आप लोगों को क्वेश्चंस भी कुछ भेजूं इस पे, तो कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, कोई दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, तो एक 2 मिनट में फटाफट इसको रिवाइज करने के लिए तैयार हैं आप लोग? 2 मिनट में झटझट देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। सर हमने पढ़ा कि लोअर टैक्स रेट, लोअर कंप्लायंस बर्डन के लिए स्कीम को लाया गया। बहुत अच्छा, ऑप्शनल नेचर का स्कीम है। टर्नओवर बाकी सब जगह के लिए 1.5 करोड़ और स्पेशल स्टेट्स के लिए 75 लाख। स्पेशल स्टेट्स मतलब सतनाम, सतनाम में आ गया हमारा ये सारे नाम, इसका कोड हमने देख लिया। एग्रीगेट टर्नओवर हमारा पढ़ा हुआ है। परसेंटेजेस मैन्युफैक्चरर के लिए और ट्रेडर के लिए 1% का है, रेस्टोरेंट वाले के लिए 5% का है। सर्विस वालों के लिए पहले कोई प्रोविजन होता नहीं था, तो एक माइनर सप्लाईज का प्रोविजन रखा गया है, जिसमें बोला गया है कि 5 लाख या फिर 10% ऑफ टोटल टर्नओवर तक आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये एक सम था, आपने देख लिया, इजीली बन गया था ये। कौन से लोग हैं जो ऑप्ट नहीं कर सकते? सर्विस वाले नहीं कर सकते, एग्जेम्प्ट वाले नहीं कर सकते, इंटरस्टेट वाले नहीं कर सकते, ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस वाला जो है वो नहीं कर सकता, सीटीपी एनआरटीपी नहीं कर सकता, और जो भी ये काम करता है वो नहीं कर सकता। कंडीशन वगैरह बहुत सिंपल है, कुछ खास यहाँ पे याद रखने की चीज नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो स्पेशल स्कीम आई उसमें 6%, 3%, 3% का रेट है, और अमाउंट 50 लाख है, बाकी सब कुछ सेम है। एलिजिबिलिटी के टाइम पे हम लोग शुरू से टर्नओवर को काउंट करेंगे, लेकिन जब 6% टैक्स की बात आएगी तो हम टर्नओवर को सिर्फ और सिर्फ काउंट करेंगे उस डेट के बाद से जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज फॉर योर एग्जाम। इंटीमेशन वगैरह आपने देख लिया, 2 तरीके हैं, जो रजिस्टर्ड है वो साल के पहले बता दे, और जो अनरजिस्टर्ड है वो जब रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो ही पार्ट बी में चूज करके बता सकता है। ये सब कॉमन बातें हैं, बस कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट पोर्शन छूटा नहीं है। GSTR 4 आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, बाय बाय।